हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2008 रिलीज्ड एक मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है कम्युनिटी। ये कहानी स्टार्ट होती है एक यंग मैरिड कपल बॉबी और ट्रेसी को दिखाते हुए जो बहुत डेस्परेटली अपने जिंदगी में किसी बदलाव का इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे अरमान थे उनके जो उन्हें पूरा करना था, जिंदगी में आगे बढ़ना था। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। ना उनके पास कोई स्टेबल करियर था, ना अपना कोई घर। एक किराए के घर में जैसे तैसे दिन गुजार रहे थे दोनों, जहां उनका नेबरहुड इतना टॉक्सिक था कि उसका असर भी इन लोगों पर पड़ने लगा था, स्पेशली ट्रेसी पर। वो तो दिन ब दिन और डिप्रेस्ड होती जा रही थी। उसे अपना फैमिली स्टार्ट करना था, मगर उसकी शुरुआत वो इस घर से करना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो बॉबी से कहती है कोई दूसरा घर देखने के लिए, जो बॉबी एक दिन एक कन्वर्सेशन के दौरान अपने एक दोस्त स्कॉट से शेयर करता है। तब वहां उसकी पत्नी मेरिल भी शामिल थी। वो उन्हें गेटेड कम्युनिटी के बारे में इन्फॉर्म करती है जो मेन सिटी से दूर सबर्ब्स एरिया में है। लोकली उसे द कॉमन्स कहा जाता है। बेस्ट स्कूल, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक से बढ़िया एक घर। उसे तो बहुत पसंद था, बट अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वहां जो मैनेजर थी कैंडेंस, वो इनिशियली तो बहुत इंटरेस्ट ले रही थी, मगर फिर पता नहीं क्या हुआ, बात आगे ही नहीं बढ़ी। कोई कारण तो बताया नहीं गया, लेकिन मेरिल को बार बार यही लगता है कि फाइनल मीटिंग के दौरान जब उन्होंने कहा था कि उनका सेकंड बेबी लेने का कोई प्लान नहीं है, तभी से उस मैनेजर का इंटरेस्ट भी कम होने लगा था। इट्स वियर्ड, शायद इसका कोई मतलब भी नहीं, बट स्टिल उसके मन में ये बात बैठ चुकी थी। ऑन द अदर हैंड, स्कॉट को तो वो जगह कुछ खास नहीं लगी थी, कुछ ज्यादा ही पॉलिश्ड लगी थी उल्टा। मगर हाँ, फैसिलिटीज तो है। बॉब चाहे तो एक बार जाके देख सकता है। ट्रेसी भी यही चाहती थी, तो वो देर नहीं करती। अगले दिन ही बॉब को लेकर वहां जाकर हाजिर हो जाती है और पहली नजर में ही उस जगह से प्यार हो जाता है उसे। सच में वहां सब कुछ इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड था, इतना शांत, कंफर्टेबल, वेलकम एटमॉस्फेयर था, ऐसे वो लोग जन्नत में पहुंच चुके हो। बिल्कुल ऐसे ही नेबरहुड की तो तलाश थी ट्रेसी को अपने बच्चे के लिए। ऊपर से घर देखकर तो वो ऑलमोस्ट श्योर हो जाती है कि उसे यहीं रहना है। मगर बॉब प्रैक्टिकली सोच रहा था। उसे पता था जहाँ सब कुछ इतना बढ़िया है, वहां कॉस्ट भी जरूर अच्छा होगा। उनके पास इतना पैसा कहाँ। तो वो लोग मैनेजर यानी कि कैंडल से कोई छोटा सा घर दिखाने के लिए कहते हैं जिसे वो अफोर्ड कर सके। मगर वो बताती है यहाँ तो बस यही एक घर खाली है, वो भी इसलिए क्योंकि इस घर के मालिक को काम के सिलसिले में कहीं और शिफ्ट करना पड़ा। नहीं तो यहाँ घर हार्डली खाली होता है। वो लेडी उनकी मजबूरी समझ पा रही थी, फिर भी वो उन्हें एप्लीकेशन भरने के लिए इंसिस्ट करती है। ट्राई करने में कोई हार्म तो नहीं ना, क्या पता उनका लक फेवर कर जाए। सरप्राइजिंगली होता भी यही। कुछ दिन बाद ही उन्हें खबर मिलती है कि वो सिलेक्टेड है, और तो और उन्हें अच्छा खासा लोन भी मिल चुका है। ये सब इतना अनरियल था कि बॉब को तो यकीन करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। वो तो इनफैक्ट केंडन से पूछ भी लेता है कि उन्हें इतना एडवांटेजेस मिल रहा है बिना किसी वजह के, मगर क्यों? व्हाट्स द कैच? इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब देती है केंडेंस। कहती है इस कम्युनिटी को बनाने के पीछे बस एक ही मकसद था कि यहाँ एक एक्सटेंडेड फैमिली क्रिएट करना, जहाँ हर परिवार एक दूसरे को अपना समझे, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करे। और इसे मेंटेन करने के लिए उन्हें बहुत ही क्रूशियल फिल्टरेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जहाँ ज्यादातर लोग सिलेक्टेड ही नहीं होते। मगर इस कम्युनिटी को इंक्रीज करने के लिए उन्हें यंग लोगों की जरूरत भी तो है ना। इसीलिए जो भी सिलेक्टेड होते हैं वो इस कम्युनिटी के लिए बहुत खास होते हैं। उनके हर एक सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है यहाँ, जिससे वो यहाँ खुशी खुशी रह सके और अपने खुशहाल जिंदगी से इस कम्युनिटी को और फ्लरिश कर सके। अब बॉब ऐसे जवाब के लिए रेडी नहीं था। ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था वो। कितनी अच्छी सोच है इन लोगों की। इस सब के बाद भी अगर उसने मना कर दिया तो नुकसान उन्हीं का होगा, जो वो करना नहीं चाहता था। इसीलिए वो उसी दिन सारे फॉर्म सबमिट कर देता है और बाय द नेक्स्ट वीक अपने सारे सामान के साथ उस घर में शिफ्ट भी कर जाता है। सरप्राइजिंगली उनके सारे नेबर्स आते हैं उन्हें वेलकम करने। सभी बहुत खुश थे, उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे थे। मगर बॉब और ट्रेसी के लिए तो ये कल्चर शॉक था, लिटरली। अगले कई दिनों तक उन्हें सेलिब्रिटी जैसा ट्रीटमेंट मिलता रहता है। सभी को उनके बारे में सब पता था।
जहाँ भी जा रहे थे सभी उन्हें ग्रीट कर रहे थे। इवन कुछ नेबर्स तो उनके घर भी आ जाते हैं। उनमें से फिल नाम का एक बंदा बहुत अजीब था। बात बात पर जोक्स क्रैक करना आदत थी उसकी, मगर उसकी सभी बातें मजाक लग तो नहीं रहे थे। जो भी हो, बॉब और ट्रेसी के लिए ये सब बहुत नया एक्सपीरियंस था। वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और इसके कारण उनका रिश्ता भी पहले से बेहतर होने लगा था। ट्रेसी का डिप्रेशन भी गायब हो चुका था और तो और वो लोग अपना फैमिली प्लानिंग भी स्टार्ट कर चुके थे। इस सब के चलते 2 महीने कैसे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। ऊपर से कम्युनिटी में नए होने के नाते इस बार का क्रिसमस पार्टी भी उन्हीं के घर में रखा गया था, तो उसके अरेंजमेंट्स भी करने थे। लेकिन उस पार्टी में कुछ ऐसा होता है जिससे बॉब को पहली बार कुछ ऑफ लगता है। वहाँ फिल ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था और अजीबोगरीब बातें करने लगा था वो, जो कोई मजाक नहीं था। काफी सीरियस एलिगेशंस थे, जैसे या सभी खुश होने का दिखावा करते हैं, अंदर से तो सभी सड़ चुके हैं, सभी ने नकाब पहन रखा है और किसी को सच कहने की हिम्मत ही नहीं। वो भले ही नशे में थे, लेकिन उनकी ये बातें बहुत रियल साउंड कर रही थी। उनके पत्नी डेब्रा के बार बार कहने पर भी वो चुप ही नहीं हो रहे थे। फाइनली डेब्रा उन्हें थप्पड़ मारती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाते हैं और बॉबी देखता है उनका एक पैर तो है ही नहीं, मतलब नकली है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि एक अपाहिज आदमी जमीन पर गिर गए हैं, लेकिन कोई भी उन्हें उठाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। और ना जब बॉबी जाता है तब लोगों को पसंद आता है। वो लिटरली उससे छीन लेते हैं फिल को और उसे उसके घर छोड़ने जाते हैं। अगले कई दिनों तक वो कहीं दिखाई नहीं देता बॉबी को। फाइनली एक दिन डेब्रा से पूछने पर वो बताती है कि फिल के भाई की मौत हो चुकी है, तो वो उन्हीं के फ्यूनरल में गए हुए हैं। उधर इसी रात बॉबी एक बेहद अजीब चीज विटनेस करता है। उस रात ट्रेसी कुछ जल्दी ही सो गई थी, तो बॉबी बोर हो रहा था, तो वो टीवी देखने लगता है और ऐसे ही चैनल स्क्रॉल करते वक्त अचानक उसे एक औरत दिखती है जो बिल्कुल उनकी नेबर सैंड्रा की तरह दिख रही थी। वो अपने ही रूम में किसी दूसरे आदमी के साथ थी। अब ये क्या चल रहा था ऑनेस्टली बॉबी समझ नहीं पाता। उसे लगता है जरूर वो कोई मेलोड्रामेटिक सीरियल होगा, लेकिन इसके ठीक 2 हफ्ते बाद ही उसे इसका असलियत पता चल जाता है, जब एक दिन कैंडेंस उसे किसी मीटिंग के लिए बुलाती है। वहां जाने पर बॉबी को एहसास होता है उस रात उसने जो देखा था वो सच में ही सैंड्रा थी। पूरे सोसाइटी को उसके इनफिडेलिटी के बारे में पता चल चुका है और ये मीटिंग उसी को सजा सुनाने के लिए है। सैंड्रा के साथ वहां उसका पति रॉन भी खड़ा था, लेकिन उसका इसमें कोई से ही नहीं था। सारे डिसीजंस तो कमेटी के लोग ही ले रहे थे। बॉबी को ये सब बहुत अजीब लगता है। सैंड्रा का पति उसके साथ क्या करेगा, उसे डिवोर्स देगा या उसका साथ रहेगा, ये तो उनका पर्सनल मैटर है ना, उसमें ये कमेटी क्यों घुस रहा है। लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं सुनती। उल्टा उससे कहा जाता है कि ये कम्युनिटी एक परिवार है, यहाँ कोई पर्सनल स्पेस नहीं। अगर कोई गलती करे तो उसे सजा देने का हक सबको है। इससे उनका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बनता है। ऐसे ही तो पिछले 20 सालों से यहाँ सब कुछ मैनेज हो रहा है सक्सेसफुली। बॉबी और कुछ नहीं कहता, वो जैसे स्टंट हो चुका था। मगर इसके अगले दिन ही उसे जो बार्बरिज्म देखने मिलता है वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। उसे रास्ते पर एक जगह बहुत भीड़ नजर आती है, तो वो चेक करने जाता है और देखता है उस भीड़ के सेंटर में सैंड्रा को बांध रखा गया है। उसके चेहरे पर एक पिग मास्क है और सभी उसकी तरफ गार्बेज फेंक रहे हैं, बच्चे बूढ़े सब। कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, इनफैक्ट सभी तो जैसे एंजॉय कर रहे हैं। एक ऑफिसर भी खड़े खड़े देख रहा है सब। फाइनली जब बॉबी इंटरफेयर करने जाता है तो खुद सैंड्रा उसे रोकती है, कहती है ये उसका अपना चॉइस है, प्लीज टांग मत अड़ाओ। लेकिन ऐसा पब्लिक ह्यूमिलेशन कोई कैसे चूज कर सकता है, वो बॉबी समझ नहीं पाता। उसे बहुत खराब लगता है, तो वो वहां से निकल जाता है। सरप्राइजिंगली कुछ दिनों बाद जब उसे यही सैंड्रा रास्ते पर मिलती है, वो बिल्कुल अलग लग रही थी, बहुत खुश और जॉली और इमेंसली ग्रेटफुल भी। वो कहती है उस दिन जो हुआ सही हुआ। उस दिन अगर उसे वो सजा नहीं मिलती, ये कम्युनिटी इंटरफेयर नहीं करती, तो शायद उनका रिश्ता भी टूट चुका होता। अभी वो दोनों एक साथ हैं, एक हेल्दी मैरिड लाइफ बिता रहे हैं। इसका पूरा क्रेडिट जाता है इस कम्युनिटी को। अ बिग थैंक्स टू देम। साथ ही साथ वो उनके बच्चे के बारे में भी पूछती है, जो बॉबी को काफी शॉकिंग लगता है। आखिर उन्हें कैसे पता वो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं।
वो घर आता है और ट्रेसी से पूछने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही उसे दूसरा झटका लगता है जब कैंडेंस खुद ये सवाल लेकर उनके पास आकर हाजिर होती है। अपेरेंटली वो इस चीज को लेकर परेशान थी कि ट्रेसी अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। इनफैक्ट वो तो कुछ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी रेफर करती है। वो भी उसके ऑडेसिटी से लिटरली चौंक उठा था। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ये लोग कैसे कैसे उनके पर्सनल लाइफ में घुस सकते हैं। वो डायरेक्टली उन्हें उसके घर से निकल जाने के लिए कह देता है, मगर जाते जाते कैंडेंस बस एक ही बात कह जाती है कि वो लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक बार ध्यान से पढ़ ले। तब तो बॉबी या ट्रेसी इस बात का मतलब समझ नहीं पाए थे, मगर बाद में जब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं तब उनकी बोलती बंद हो जाती है। पता चलता है उस कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस के जो लंबे लिस्ट थे उसमें ये साफ साफ लिखा है कि अगर इस घर में शिफ्ट करने के 6 महीने के अंदर वो कंसीव नहीं कर पाए तो उनका प्रॉपर्टी बेदखल हो जाएगा। वो लोग अपने ही घर से निकाल दिए जाएंगे और डाउन पेमेंट का कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा। ट्रेसी और बॉबी के लिए ये शॉक इतना स्ट्रांग था कि उन्हें तो समझ नहीं आता वो लोग क्या करे। ऐसा भी कभी हो सकता है भला? वो लोग उसी दिन खुद से कैंडेंस के पास जाते हैं और उससे इसका सोल्यूशन भी पूछते हैं, साथ में ये भी कि अगर उनका मिसकैरेज हो जाए या फिर वो लोग किसी कारण से ये घर छोड़ना चाहे तो। इसका जवाब भी ऑलमोस्ट सेम ही था। इन एनी वे उन्हें अपने पैसे वापस नहीं मिलने वाले। मतलब वो लोग यहाँ फंस चुके हैं, बिल्कुल किसी जू की तरह। इनके इशारे पर चलने के सिवा उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। ट्रेसी इस सब कॉम्प्लिकेशन में पड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द कंसीव करने की कोशिश में लग जाती है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं यहाँ अगर उसका बच्चा पैदा हो तो उसका फ्यूचर बिल्कुल सेट है, क्योंकि इस कम्युनिटी का कनेक्शन दूर दूर तक फैली हुई है। वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या कोई प्राइवेट इंडस्ट्री, हर जगह इनका कनेक्शन है। उसके बच्चे को बड़े आसानी से कोई भी हाई पेइंग जॉब मिल जाएगा। ऐसे में एज अ पेरेंट उसे और क्या चाहिए। मगर दूसरी तरफ बॉब समझ चुका था यह कम्युनिटी के नाम पे कुछ और ही खेल चल रहा है। फैसिलिटीज के नाम पे उन्हें कैद किया जा रहा है। ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं इन लोगों ने जो किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में तो नहीं हो सकता। तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट स्कॉट को दिखाता है जिससे वो कोई वे आउट निकाल सके, मगर यहाँ पर सारे क्लॉज इतना वेल रिटन था कि स्कॉट भी कुछ कर नहीं पाता। फाइनली बॉबी उसे इस घर के लास्ट ओनर के बारे में पता करने के लिए कहता है ताकि उनसे वो जान पाए वो यहाँ से कैसे निकले थे। मगर स्कॉट जो उसे बताता है वो काफी शॉकिंग थी। पता चलता है उस नाम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, ऐसे वो है ही नहीं। अब इसका दो ही मतलब हो सकते थे, एक या तो वो मर चुका है या फिर दो वो मरने का नाटक कर रहा है, इंटेंशनली अपने आप को छुपा रखा है। मगर किससे और क्यों, ये तो बॉब भी समझ नहीं पाता। तो वो फिल और डेब्रा से पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उससे बात तक करना नहीं चाहते थे। फिल की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, वो जैसे चाहकर भी कुछ बता नहीं पा रहे थे। बॉब को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। सिचुएशन ऐसा बन चुका था कि ना चाहते हुए भी उन्हें इस कम्युनिटी के मुताबिक ही चलना पड़ रहा था। वो तो बिल्कुल हेल्पलेस थे। ऐसे में अगले महीने के अंदर ही ट्रेसी भी कंसीव कर लेती है तो उन्हें यह घर छोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन बॉब समझ चुका था उस पर इस जगह का असर कुछ ज्यादा ही हो रहा है, शायद उसे पूरा सच बताना ही पड़ेगा। मगर बॉब को वो मौका ही नहीं मिलता, उससे पहले ही बहुत कुछ बदल जाता है। एक दिन जब वो लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे तब अचानक ही उनके गाड़ी के सामने सैंड्रा आ जाती है। बहुत डरी हुई थी वो, मदद मांग रही थी सबसे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे चेस कर रहा है। बॉबी कुछ कर पाए इससे पहले एक दूसरी गाड़ी आकर ठोक देती है उसे। बेमौत मरना पड़ता है बेचारी को, वो भी सबके आंखों के सामने। मगर इस बार भी कोई कुछ नहीं करता, सभी ने जैसे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। उल्टा कुछ लोग तो ये कहने लगते हैं कि ये एक सुसाइड है, वो जानबूझकर गाड़ी के सामने आई थी। बॉबी समझ जाता है ये भी इस कम्युनिटी की कोई कंस्पिरेसी है, तो वो और किसी बहस में नहीं जाता, चुपचाप वहां से निकल जाता है और घर आकर ट्रेसी से सब कुछ कहकर जल्द से जल्द इस घर से निकलने का प्लान बनाने लगता है। मगर यहाँ के लोग उन्हें जाने दे तब ना। उन्हें रियलाइज होता है वो लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि उनके हर कमरे के हर कोने में कैमरा और माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं जो डायरेक्टली इस सोसाइटी के हर एक टीवी पर प्ले हो रहा है, रियलिटी शो की तरह। इस कम्युनिटी का कोई भी मेंबर जब चाहे उन्हें देख सकता है। और सिर्फ वो ही क्यों, यहाँ सबके घर में यही नियम है, हर एक के घर में उनके बेडरूम में भी कैमरास लगे हुए हैं। इसीलिए ही तो उस रात सैंड्रा के बारे में सबको पता चल गया था। यहाँ कोई पर्दा नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं,
ऐसे ही यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की लाइफ को कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि यहाँ सबको सब दिखता है। जैसे अभी सबकी नजर बॉबी और ट्रेसी पर है। वो क्या कर रहे हैं, किससे मदद मांग रहे हैं, सब अपने घर बैठे ही देख पा रहे थे। और शायद इसीलिए डेब्रा और फिल चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें डर था इसकी सजा कहीं उनके बेटी को ना मिले। जैसे उस रात उस पार्टी में फिल ने जो सीन क्रिएट किया था उसकी सजा उसके भाई को मिली थी। ऐसे ही तो कंट्रोल में रखा जाता है यहाँ सबको। ऐसे में अगर यहाँ से निकलना है तो उन्हें एक सॉलिड प्लान की जरूरत थी जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए इस कम्युनिटी से पीछा छुड़ा पाए, जिससे वो लोग फिर कभी उन्हें ढूंढ ना पाए। इस प्लान में स्कॉट एंड मेरिल उनकी बहुत मदद करते हैं। बॉब उनसे कहता है उन सब के लिए नए आईडी कार्ड्स बनाने के लिए, जिससे यहाँ से निकलने के बाद कोई उन्हें ट्रेस ना कर पाए। सबसे पहले ट्रेसी और अपने बच्चे को सिक्योर करना चाहता था। वो 100% श्योर होना चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ है, सेफ है। उसके बाद वो यहाँ से निकलेगा। फाइनली बहुत डिस्कशन के बाद ये प्लान फाइनल होता है कि एक दिन ट्रेसी अपने दोस्त के सामने बीमार होने का नाटक करेगी और बॉब तब उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बहाने स्कॉट के घर छोड़ आएगा। बदले में ले आएगा मेरिल को, जो अगले कई दिन बेड रेस्ट के बहाने घर में छुपी रहेगी। सबको लगेगा ट्रेसी लौट आई है, इससे किसी को शक नहीं होगा और उन्हें भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा। प्लान अच्छा था, अनफॉर्चुनेटली स्मूथली एग्जीक्यूट भी हो रहा था। अगले 2 दिनों तक ये नाटक कंटिन्यू करते हैं वो, मगर बॉब को ये भी पता था कि लोगों को उन पर शक हो चुका है क्योंकि अगले 2 दिनों तक ही लगातार टीवी पर बस उन्हीं के घर का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। भले ही मेरिल विग पहनकर कितना ही खुद को ट्रेसी की तरह दिखाने की कोशिश क्यों ना कर ले, ऑलमोस्ट पूरा दिन ही रेस्ट के बहाने ब्लैंकेट के नीचे क्यों ना छुपे रहे, शक तो उन्हें हो रहा था। और शायद इसीलिए हर रोज कोई ना कोई आ रहा था ट्रेसी को विजिट करने, जबकि बॉब ने पहले दिन ही मना कर दिया था। साथ में इसी समय एक और चीज विटनेस करता है बॉब। उसके घर के ठीक सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे, मगर ये खेल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। कुछ दिन पहले इस कम्युनिटी के लोगों ने सैंड्रा के साथ जो किया था, ये उसी का रेप्लिका था। अपने अनजाने में ही एक इनह्यूमन एक्ट को कॉपी कर रहे थे ये बच्चे। क्या पता अगर उनका बच्चा यहाँ पैदा होता तो वो भी शायद इन्हीं की तरह बनता। बॉब को तो सोचकर ही डर लगने लगा था, बट थैंक गॉड ऐसा नहीं होगा। ट्रेसी जरूर अब तक अपने पेरेंट्स के घर पहुंच चुकी होगी। अभी बस उन्हें इंतजार करना है स्कॉट के कॉल का। उसका कॉल आते ही वो और मेरिल भी यहाँ से निकल पड़ेंगे। लकीली उन्हें ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ता, उसी दिन कॉल आ जाता है। लेकिन बॉब और मेरिल के निकलने से पहले कैंडेंस उनका झूठ पकड़ लेती है। कम्युनिटी के सारे लोगों के साथ उन पर हमला कर देती है। वो मेरिल को अलग ले जाती है और बॉब के हाथ पर बांध के उस पर टॉर्चर करने लगती है। उसे ये जानना था कि ट्रेसी कहाँ है। इस पॉइंट तक बॉब भी समझ चुका था उसके घर के प्रीवियस ओनर के साथ भी जरूर ऐसा ही कुछ हुआ था। जरूर इन लोगों ने उसे मार डाला होगा, तभी तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन ट्रेसी और अपने बच्चे को बचाने के खातिर बॉब मरने के लिए भी तैयार था, इसीलिए वो सारे टॉर्चर्स मुंह बंद रख के सहने लगता है। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था ये लोग अपना काम निकालने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। बॉब कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था। कुछ देर बाद जब उसका सेंस लौटता है, उसे कैंडेंस बताती है कि ट्रेसी आ रही है। बॉब यकीन नहीं करता, मगर जब उसे ये पता चलता है कि मेरिल को इन लोगों ने कैद कर रखा है, वो डर जाता है। अगर ये लोग सच में ही किसी तरह ट्रेसी तक पहुंच गए तो उसे अपने परिवार को बचाना ही होगा, मगर कैसे? उससे पहले तो उसे खुद आजाद होना है। ऐसे में उसकी मदद करता है फिल। वो अचानक ही कमरे में घुस आता है और बातों बातों में एक सीजर से कैंडेंस को स्टैब कर देता है। अपनी जान की परवाह नहीं थी उसे तो बस बॉब को एक मौका देना था जो उसे मिल चुका था। सभी जब कैंडेंस और फिल को लेकर बिजी हो जाते हैं तो बॉब भाग निकलता है बाहर की तरफ। काफी दूर तक भागता रहता है वो। फिल और उसे दोनों को ही लगा था कैंडेंस इस सब की जड़ है, अगर वो नहीं रही तो शायद और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मगर इनकी ये सोच गलत थी। कैंडेंस तो बस एक बहुत बड़े कल्ट का एक छोटा सा हिस्सा था, एक पपेट थी बस, बाकी सब की तरह। उसके रहने या ना रहने से कुछ चेंज नहीं होने वाला, उसकी जगह किसी और को बिठा दिया जाएगा। जंगल के अंदर से भागते भागते बॉब देखता है उसके पीछे हजारों लोग भाग रहे हैं। सभी उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो पॉसिबल ना हो सके तो मारने की। इवन इस चूहे बिल्ली के खेल को तो टीवी पर भी लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, जिससे सभी घर बैठे भी इसका मजा उठा पाए। फॉर्चुनेटली जब कुछ दूर जाने पर उसे स्कॉट की गाड़ी नजर आती है, तब जाके जान में जान आती है बॉब की। लेकिन पास जाती ही उसे अंदर ट्रेसी दिखती है। वो सच में लौट आई थी।
और वो उल्टा उसे वापस जाने के लिए मनाने लगती है। फिर स्कॉट भी, वो तो ये तक कहता है कि वो खुद भी बहुत जल्द इस कम्युनिटी में शिफ्ट करने वाला है, सभी एक साथ रहेंगे, कितना मजा आएगा ना। वो बिल्कुल हैरान हो चुका था उसके बातों से, कुछ समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है। उधर तब तक बाकी लोग भी उसे घेर चुके थे। सभी मिलकर फोर्सफुली उसे गाड़ी में उठा देते हैं और गाड़ी चलने लगती है कम्युनिटी के अंदर की तरफ। बॉबर कहीं भाग नहीं पाता, इसी कम्युनिटी में कैद हो जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए। एट द एंड हमें 5 साल बाद का नजारा देखने मिलता है, जहां हम ट्रेसी को देखते हैं इस कम्युनिटी के मैनेजर के पोस्ट पर। उसका बेटा बड़ा हो चुका है और वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट भी है। अभी कैंडेंस की तरह वो नए कपल्स को वेलकम कर रही है, वहीं सारे झूठ से उनका ब्रेन वॉश कर रही है, जिससे कभी कैंडेंस ने उन्हें कन्विंस किया था। और बॉब, उसकी हालत तो फिल से भी बदतर हो चुकी है। वो जिंदा तो है लेकिन किसी लाश की तरह। इस जगह से निकलने की कोशिश में एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी उसे, अपने दोनों पैर। अब जाकर भी इस घर से भी निकल नहीं पाता वो। इस कम्युनिटी ने उसे अपना पपेट बना लिया है, बहुत अच्छे से सिखा दिया है यहाँ डिसओबीडियंस की कोई जगह नहीं। तो क्या मरते दम तक बॉबी को यही सब देखना पड़ेगा? शायद हाँ। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, बट आई एम श्योर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहे होंगे कि उस रात ट्रेसी क्यों लौट आई थी। दोस्तों, इसका जवाब तो क्लियरली यहाँ दिया नहीं गया, मगर मुझे लगता है जरूर उसके पेरेंट्स को इन लोगों ने मार डाला होगा या फिर किडनैप कर लिया होगा, जिससे ट्रेसी लौटने पर मजबूर हो गई थी। और मेडल को किडनैप करके तो उन लोगों ने ऑलरेडी स्कॉट को मुश्किल में डाल ही दिया था, तो उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था उनका साथ देने के अलावा। और इस सब के अलावा भी ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इन लोगों के पास किसी तरह का कोई ड्रग है जिससे ये लोग किसी का ब्रेन वॉश कर सकते हैं, क्योंकि उस रात ट्रेसी के चेहरे पर कोई डर या टेंशन नहीं था। वो जैसे जेन्युइनली खुश थी और एक्साइटेड भी। स्कॉट भी इक्वली एक्सॉल्टेड लग रहा था। अगर वो किसी सच में मजबूरी में होते तो क्या उनकी यह खुशी इतनी जेन्युइन लग सकती थी? गॉड नोस। और रही बात सैंड्रा की, तो मुझे लगता है उसने फर्स्ट टाइम पब्लिक ह्यूमिलिएशन चूज किया था क्योंकि शायद दूसरा ऑप्शन मौत था, या फिर उससे भी बदतर कुछ। उस ह्यूमिलिएशन के बाद उसने सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश तो करी, मगर अंदर ही अंदर उसने जरूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन रखा। जरूर उसके मदद से इस जेल जैसे कम्युनिटी से भागने की भी कोशिश करी होगी, जो इन लोगों को पता चल गया और बदले में उसे अपनी जान देनी पड़ी। दोस्तों, मुझे तो यही कारण लगता है। अब आप बताओ आपको कौन सा सही लगा? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।